आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी। मारवा हाउस। सीक्रेट अंडरग्राउंड। काफी समय जागने के बाद भी भूमिका को नींद नहीं आती। वह उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सच की तरह तक पहुंचने काफी दूर सवार था। सोने के 6 घंटे बाद भी हल्की सी नींद टूट जाती है और वह सच संचेत हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके लिए कोई भी काम बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह झटके से उठकर बैठ जाती है। फिर उठकर फ्रेश होने के बाद वह सीधा अपना काम को अंजाम देने का इरादा से उन तीनों के कैबिन को चेक करती है और पाती है कि अभी तक वे तीनों अलग अलग कैबिन में बेहोशी है हालत में हैं। उनमें से किसी को भी होश नहीं आया है। अब वह अपना फ़ोन उठाकर सीधा प्रीति को कॉल लगाती है। प्रीति फ़ोन उठाती है और कहती है, हाय भूमि। बोलिए, अब क्या काम है? भूमिका पूछती है, तुम इस वक्त कहाँ हो? अब प्रीति जवाब देती है, मैं यहीं हूँ, सीक्रेट अंडरग्राउंड की लैब में काम कर रही हूँ। इतना कहने के बाद प्रीति एक सेकंड रुकती है और लेकिन जब भूमि आगे कुछ नहीं कहती तो वह कुछ सोच कर आगे कहती है, भूमिका दी, क्या आपको कोई ज़रूरत काम है? क्या वहाँ मेरी ज़रूरत है? अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं काम छोड़कर आपके पास आ जाती हूँ। अब भूमिका बताती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। पर फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम्हारे अपना काम कहाँ तक पहुँचा है। अब प्रीति अपने फ़ोन को अपने कान और कंधे के बीच में फंसाकर दोबारा से काम स्टार्ट कर देती है। उसके बाद भूमिका को जवाब देती है, ज़्यादा नहीं, लगभग पूरा हो गया है, बस आधा एक घंटे का और टाइम लगेगा, इसकी रिपोर्ट्स लेकर आऊँगी। अब भूमिका कहती है, ठीक है, पहले तुम अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद मिल लेना। अभी मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इन सब का होश कब आएगा। प्रीति जवाब देती है, मेरे हिसाब से अब इन्हें किसी भी पल होश आ सकता है। ये सुनने के बाद भूमिका और थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। वह कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। प्रीति आगे कुछ कहती लेकिन उससे पहले ही भूमिका फ़ोन को काट देकर अपनी पॉकेट में डाल लेती है। अब प्रीति अपने चेहरे की हैरानी को एक्सप्रेशन देती है और फिर फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। उसके बाद फ़ोन को वापस अपनी जेब में रख लेती है और एक बार फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इतना कहने के बाद भूमिका आराम से वहीं खड़ी रहती है। कुछ टाइम बाद उसे 15 सेकंड हो चुके थे। वह अनिका से मिलने के लिए निश्चय करती है, सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर जाने लगती है। करीब 10 कदम चलने के बाद उसे ख्याल आता है कि वह अंडरग्राउंड से बाहर नहीं जा सकती। यह ख्याल आते ही वह वापस पीछे की तरफ घूम जाती है और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरे हाथ से पकड़े हुए फ़ोन को अपने माथे पर लगा लेती है। फिर कुछ देर तक ऐसे ही तरह खड़ी रहती है। अचानक से कुछ तय करने के बाद वह अपना फ़ोन नीचे करते हुए अनीका को मैसेज करती है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अब तक अनीका का अपना पूरा काम करके अपनी सीक्रेट रिसर्च लैब से वापस आ चुकी थी। वापस आने के बाद अनीका की निगाहें उससे पहले रोहित को ढूंढती, लेकिन रोहित कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे वह समझ जाती है कि रोहित अभी तक वापस नहीं आया है। अनिका जैसे ही अपना सामने अलमारी में रखती है तो ठीक उसी वक्त उसे अपने फ़ोन पे मैसेज की रिंग सुनाई देती है, जो कि भूमि से आता है। फ़ोन को हाथ में लेकर अनिका अपने बिस्तर के कोने पर जाकर बैठ जाती है। फिर मैसेज पढ़ती है। इसके बाद वह मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देती है, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ जाती हूँ। इसके बाद भूमिका कुछ सोचकर निखिल के कमरे में जाने लगती है और वो कुछ टाइम बाद ही चली जाती है। जब भूमिका उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कौटिल्य सामने के बिस्तर पर सोया हुआ है। उसने दरवाजे की ओर चेहरा करके करवट ली हुई है, मतलब उसका चेहरा दरवाजे की तरफ ही था। निखिल का चेहरा देखकर भूमिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है, निखिल भी अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। अब भूमिका को एहसास होता है कि उसके दरवाजे खोलने की वजह से निखिल की नींद खराब हो चुकी है। निखिल की नींद खराब उसकी वजह से हुई है, इसलिए भूमिका अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहती है, सो सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया।
मैं तो बस तुम्हें चेक करने के लिए आई थी कि तुम क्या कर रहे हो। भूमिका को इस तरह से अपने कमरे में मुस्कुराकर जागते हुए देखकर निखिल को अच्छा लगता है। अब निखिल सीधा लेटते हुए अपना चेहरा छत की ओर कर लेता है और फिर आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहता है, नींद में इंसान सोता ही रहता है, इसमें देखने जैसा क्या है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी जासूसी करने के लिए आई हो। मेरा शाम की शुरुआत तुम्हारे जागने से ही हो रही है। इट्स ए गुड साइन। अब भूमिका कहती है, तुमसे जागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, आराम से सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाए तब आ जाना। भूमिका अभी तक भी दरवाजे को पकड़ते हुए खड़ी ही थी। भूमिका के ऐसा कहते ही निखिल करवट ले लेता है और अपने सिर को अपने हाथ की हथेलियों पर रख लेता है। फिर भूमिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाग गई हो, इसका मतलब यही है कि मेरे जागने का भी टाइम हो गया है। सब ठीक तो है ना? भूमिका पूरी कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, मैंने कहा ना सो जाओ। बिना एक पल रुके आगे कहती है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तभी कहीं जाकर तुम अपनी नींद पूरी कर पाओगे। इतना कहकर भूमिका तेजी से दरवाजा बंद करती है, वहां से वापस लौट आती है। भूमिका के ऐसा करते ही निकल झट से उठकर बैठ जाता है, लेकिन वह भूमिका को जाने से रोक नहीं पाता। वह अपने पास में रखा हुआ तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लेता है और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगता है। जब भूमिका वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो सामने से अनिका को आते हुए देखती है। ठीक इसी वक्त अनिका को भी भूमिका के पीछे की तरफ से निखिल आते हुए दिखाई देता है। अनिका उन दोनों को देखकर चलते चलते ही कहती है, क्या बात है, तुम दोनों एक साथ, तुम लोग सोए ही नहीं, तुम्हें नींद नहीं आई? तुम लोगों का रिश्ता क्या बात है, तुम्हें तो अपने रिश्ते में नींद आनी ही बंद हो गई है। कुछ लोगों के रिश्ते इतने स्ट्रोंग होते हैं। वैसे अच्छी बात है और नींद लेना भी अच्छा काम है। इस तरह के अनिका के टोट सुनकर भूमिका काफ़ी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि भूमिका को निखिल के पीछे से आने का कोई आवाज़ नहीं होता। अनिका को दोनों शब्द सुनकर वह पीछे की तरफ मुड़ कर देखती है। निखिल को वहां पाकर वह मुस्कुरा कर निखिल को अपने हाव भाव दिखाकर नाराज़गी दिखाती है, जैसे ही वह कह रही है कि तुम्हें अभी उठकर आना था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी। अब अनिका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और जाकर वहां मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अनिका को ऐसा करते देखकर भूमिका भी आगे बढ़कर उसी के पास जाकर बैठ जाती है। अब अनिका निखिल को भी वहां बैठने के लिए हाथ से इशारा करती है। निखिल भी इन दोनों के को ज्वाइन कर लेता है। भूमिका कहती है, अब तो मुझे ये बताओ कि उनकी बेहोशी कैसे तोड़ी जाए। मुझे इन तीनों से बहुत सारा सवालों के जवाब चाहिए। फिर एक पल के लिए खामोश रहने के बाद अनिका से कहती है, और मुझे ये बताओ कि तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकती हो? इन सवालों के चलते मेरी नींद उड़ी पड़ी है। अब भूमिका अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आकर कहती है, वे भूमिका से कहती है, अच्छा पहले तुम बताओ, अपने सवालों के लेकर तुम क्यों इतनी परेशान हो? तो लेकिन मुझे इनमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली कोई बात दिखाई नहीं दे रही। अनिका की ये बात सुनकर भूमिका अपने भौहें चढ़ा लेती है और कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें परेशानी की कोई बात दिखाई नहीं दे रही? वह लड़की जो हमें पहले डिपार्टमेंट की हैकर लग रही थी, वही लड़की जो बाद में हमें तुम्हारी सेफ्टी साइबर सिक्योरिटी की टीम की मेंबर लग रही थी, वही लड़की जो दमयंती देवी की खास खिलाड़ी भी थी, अब वह हमारे पास है। लेकिन वह जो एक लग रही थी बल्कि एक ना होकर दो हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यह कैसे पता लगाया जा सकता है और कैसे सच बुलवाया जा सकता है? अनिका भूमिका की बातों को एकटक होकर सुन रही थी और देख पा रही थी कि भूमिका की बातें सुनने के बाद कितनी गोल गोल लग रही हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि इस विषय को लेकर भूमिका कितनी परेशान है। इतना कहने के बाद भूमिका अपने दोनों हाथ अपने कानों के ठीक ऊपर रख सिर पर रख लेती है और आगे कहती है, एक ने तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और दूसरी ने दमयंती देवी की सेना को बताती है। कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत? फिर दोनों की या फिर दोनों गलत है? अब निखिल कहता है, दो लोगों के चेहरे इतनी सिमिलरिटी होना साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों जुड़वा है और इसी बात का ये फायदा उठाया रही थी। अथवा ये भी संभव है कि ये दोनों सगी बहनें हो सकती हैं या फिर जुड़वा।
कभी कभी सगे भाई बहनों भी इस तरह के चेहरे बिल्कुल समान ही होते हैं और देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों दोषी हो सकती हैं। अब भूमिका कहती है, पहले तो मुझे लग रहा था कि एक ही लेकिन जब उसे मोरिस से पकड़ने के बाद तभी छठी इंद्री के अनुसार वह अपने घर में मौजूद थी। उस वक्त उस मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसमें हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह की बातों के बीच में काट कर निखिल भूमिका की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, बड़ी ही हैरानी की बात है कि उन दोनों ने लोगों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे दोनों दो हैं, जिसे ये कहा जा सकता है कि वे दोनों मिली हुई हैं। जब एक ग्राउंड पर होती तो दूसरी अंडरग्राउंड हो जाती या फिर दिल्ली से दूर। अब भूमिका बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए छठी इंद्री ने कहा था कि 100% भरोसा है कि वह अंदर ही है और उन्होंने उसे छू कर भी देखा है। तब मुझे लगा कि जरूर कोई दूसरी लड़की है। निपुण मीना को ये वास्तविकता को छुपाने के लिए ये सब मास्क पहनकर किया जा रहा होगा, लेकिन प्रीति ने अच्छे से चेक किया कि वह उसका असली चेहरा है। मेरे मन में सवाल यह है कि इन दोनों की सभी सिमिलरिटी बिल्कुल एक जैसी है। इनमें से कोई एक ऐसी है जो काबिल होने के साथ साथ क्रिमिनल भी है और सभी कारनामों को अंजाम वही देती है। इतना कहने के बाद भूमिका चुप हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। निखिल भी इस विषय पर मन ही मन विचार मंथन में लग जाता है, जबकि अनिका दोनों को शांत भाव से देख रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद जब अनिका को लगता है कि भूमिका और निखिल के सवाल खत्म हो चुके हैं, तब वह कहती है, अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। और यह तभी सोचने का विषय था जब तक कि ये दोनों सभी को बेवकूफ़ बनाने का में कामयाब थी। अब इन दोनों का सब तुम्हारे सामने ही है, जो छुपा नहीं है। बस अब हमें सच उगलवाने की ही देर बची हुई है। वो हमें कैसे निकलवाना है वो तुम भी जानते हो। फिलहाल क्योंकि वे दोनों तुम्हारे कब्जे में हैं, इसलिए अब दिमाग नहीं हाथ चलाने की बारी है। ठीक इसी वक्त प्रीति वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, और जहां तक उनकी बेहोशी की बात है तो भूमिका दी उसे अभी दूर की देती हैं। वैसे भी वह तीनों बहुत सो चुकी हैं, उनके जागने का टाइम हो गया है। इधर दूसरी तरफ लौटते हुए बच्चे जब तक अपना दूसरा रास्ता बना देते पाते, वहीं दूसरी तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लग जाता है, जिससे पहले हवन की सामग्री जैसे सुगंध आती है और उसके बाद महक पूरे इलाके में फैल जाती है और एक गंध का रूप ले लेती है। रुद्रमा देवी, जो कि साध्वी का रूप लेकर बैठी हुई थी, उसके एक इशारे पर उसके साथ मौजूद औरतें की मंडली अपनी अपनी जगह पर उठती है और कई कदम दूर तक फैला देती हैं। अपने अपने हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर उन सभी को वायु शुद्ध करने के लिए एक घूंघटपोश औरतों को बोलती हैं कि सभी जगह पर धुआं दो। चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। वह सभी गाड़ियों के पास जाकर बैठते हुए बड़ी बड़ी होशियारी से धुएं को गाड़ियों की एयर कंडीशन के रास्ते को दोबारा अंदर की तरफ पहुंचा देती है। अब तक रुद्रमा देवी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मारवा सिक्योरिटी इसे दो दो हाथ करने की कोई भी समझदारी नहीं होगी। यहाँ बल नहीं, केवल छल की बात चलेगी। जो काम आएगा उसे विजय दिलाएगा। इसी के तहत उसने योजना बनाई थी, उस पर अमल भी किया जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने रोक पाते, कुछ समझ पाते, सभी के दिमाग एकदम शांत हो चुके थे। वे खुशबू ऐसा मंत्र मुग्ध करने वाली थी कि दिमाग नहीं बल्कि शरीर एकमात्र ढीला पड़ जाता, आंखें शीतल हो जाती, मानो माया से दूर होकर एक एक करके एकाग्रित हो जाते। ना कुछ सोचने की क्षमता, ना कुछ करने की क्षमता, ना किसी चीज के लिए इच्छा की क्षमता। यहाँ तक कि सभी के शरीर हलचल पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। अपनी अपनी जगह पर मूर्ति के वत बनकर खड़े हुए थे, जबकि उनमें से कुछ बेहोश होकर अपनी अपनी जगह पर लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिर गए थे। सभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि आसपास मौजूद सभी लोगों का यही हाल था। जैसे वह धुआं गाड़ियों के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही अलेक्जेंडर कहता है, इस हवा में हाइड्रोजन साइनाइड कंपोनेंट है। जो अलेक्जेंडर की बात अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए रिया और आर्यन भी सुन रहे थे। वे तीनों ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट थे। इतना सुनने के बाद रिया और आर्यन भी अपनी अपनी जगह से लुढ़क कर बेहोश हो जाते हैं। बल्कि यही नहीं, हालांकि अपनी गाड़ी में अलेक्जेंडर का भी यही हाल था। रुद्रमा महादेवी वह
उसके साथ आई औरतों से अपने मुंह का नाक को विभिन्न विशेष प्रकार से मास्क से ढका हुआ था। रुद्रमा देवी तेज गति से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और सीधा उन तीनों गाड़ियों के पास पहुंच जाती है जिनमें बच्चे, और रुद्रमा देवी की यति और गति को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र किस प्रकार से बढ़ावा कर सकती है। उसका व्यवहार और उसका शरीर की फुर्ती किसी भी नौजवान के शरीर को भी लचीले से भी ज्यादा लचीली थी। वह अपने सिपाहियों से कहती है, तुम्हारे पास बस 30 सेकंड हैं इन गाड़ियों की छत को काट कर रिया को बाहर निकालने का। इन दरवाजों को खोलने की कोशिश हम बेकार में समय बर्बाद करेंगे, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। समय की बस कुछ ही टाइम बाकी है, तो इसलिए तुम प्लीज इनकी गाड़ियों की छतों को कट्टर से कट करो और रिया को बाहर निकालो। रुद्रमा देवी की बात सुनकर सभी औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ औरतें नीचे खड़ी रहती हैं तो कुछ औरतें अपनी एक कदम नीचे उठा तो दूसरे छलांग से वो गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है और अपनी कमर से लेजर नाइफ निकालती हैं। तभी उनमें से एक औरत रुद्रमा महादेवी से कहती है, इनमें से बच्चों को चोट आ सकती है। अब रुद्रमा देवी जवाब देती है, सिर्फ चोट आएगी ना, मरेंगे तो नहीं। जितना कहा है बस उतना ही कहो, भावनाओं में बिल्कुल भी मत बहो। ये कोई सामान्य प्रकार का हथियार नहीं था। इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में मोटे से मोटे और बड़े से बड़े पेड़ को भी काट दिया जाता है, जमीन पर गिराया जा सकता है। मजबूत और मजबूत से मजबूत धातु को भी पलक झपकते ही काट दिया जाता है। जैसे ही पहले गाड़ी की छत काटती है, सभी उस पर मौजूद औरतें कहती है इसमें आर्यन मौजूद है। फिर दूसरी में छलांग लगाती है तो रुद्रमा देवी कहती है कि दूसरी में, तभी वो कहती है कि इसमें अलेक्जेंडर है। ऐसे ही तीनों गाड़ियों के शीशे को कट करके बच्चों को बता दिया जाता है। अब रुद्रमा देवी कहती है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, योजना जितना पर्याप्त है उतना ही हमें लेकर जाना होगा। चलो, अब तक दूसरी गाड़ी की छत भी कट चुकी थी, सभी में से बच्चों को निकाल दिया जाता था, लेकिन रुद्रमा देवी ने बस रिया को ही अब बाहर निकाला। तभी रुद्रमा देवी उन औरतों से कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ क्योंकि तुम्हें काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारे पास बस सिर्फ 65 सेकंड ही बाकी हैं। यही औरतें नीचे झुकती हैं और अपने साथी की मदद से रिया को बाहर निकाल लेती हैं। पलक झपकते ही वह सभी वहाँ, जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के मौजूद लोगों को हल्का हल्का होश आता है, उनकी आंखों के सामने साध्वी और उनकी शिष्याएं सभी गायब हो चुकी थी। लोग पहले तसल्ली करते हैं कि उनका कोई सामान गायब तो नहीं हुआ। जब उन्हें अपना सब कुछ सही सलामत मिलता है तो वह जय जयकार करने लग जाते हैं। साध्वी अपने शिष्यों के साथ अंतर ध्यान हो गई हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड का हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि अलेक्जेंडर और आर्यन सुरक्षित थे, लेकिन रिया का कहीं भी अता पता नहीं था। उधर 2 मिनट से भी कम समय में रुद्रमा देवी ने अपनी तैयारी के अनुसार रिया को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया था। वह उस रिया को अपनी गोद में लेकर हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो कुछ औरतों सिपाहियों के साथ कुछ ही पलों में हवाई जहाज से उड़ जाती है। उधर मारवा हाउस में प्रीति के हाथ में रिपोर्ट थी और अनिका के साथ उस पर डिस्कशन कर रही ना चाहती थी, लेकिन ठीक इसी वक्त अनिका के फ़ोन पर सिक्योरिटी इंचार्ज का फ़ोन आता है। अनिका जैसे ही फ़ोन उठाती है, उसे दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आई एम सो सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर पाए और हम कुछ समझ भी नहीं पाए। उससे पहले ही ये सारी घटना घटित हो गई। अचानक से हमें क्या हुआ हमें खुद भी नहीं पता। गार्ड की गोल गोल बातें सुनकर अनिका कुछ समझ पाती, इसलिए उससे कहती है कि पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद मुझे ठीक से बात बताओ। अब सिक्योरिटी गार्ड अनिका को सारी बातें अच्छे से बता देता है, विस्तारपूर्ण बता देता है उनके साथ क्या क्या हुआ। और अब रिया उस